हेलो डॉक्टर साहब, चेक। यस। एम आई ऑडिबल? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ, सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग जुड़ते रहेंगे। अभी 11 लोग जुड़े हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवाज जा रही सब तक? जी सर। सिविल सेवा के प्यारे प्रतिभागियों, जैसा कि आप जानते हैं, सिविल सेवा भारत की प्रतियोगी परीक्षाओं में से बड़ी ही महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है। भारत का प्रत्येक जागरूक शिक्षित युवा वर्ग अपने करियर चुनाव के दौरान सिविल सेवा के बारे में एक बार सोचता जरूर है, एक बार चिंतन अवश्य करता है कि वह सिविल सेवा में जाए। लेकिन युवा वर्ग का एक समूह ऐसा भी है जो सिविल सेवा के ज्ञान से अनभिज्ञ, सिविल सेवा के बारे में जानता ही नहीं कि कैसे सिविल सेवा की तैयारी की जाए, सिविल सेवा क्या है। युवा वर्ग के इसी अनभिज्ञता को भिज्ञता में बदलने और जो शिक्षित वर्ग जानते हैं और सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन के लिए ही यह वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। प्यारे प्रतिभागियों, आप जानते हैं कि सिविल सेवा की परीक्षा या प्रांतीय सिविल सेवा की परीक्षा 3 चरणों में होती है। 3 चरणों में यह परीक्षा होती है। प्रथम चरण में यह परीक्षा प्री के स्तर पर होती है, यानी प्री परीक्षा जिसे आप कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। जब यह परीक्षा आप क्रैक कर लेते हैं, इस परीक्षा में पास कर जाते हैं, तब आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेन एग्जामिनेशन में जब आप पास कर लेते हैं, तब आपको इंटरव्यू यानी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाता है। इन तीनों परीक्षाओं में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, यह सूचना सब तक नहीं रहती। सब लोग इस परीक्षा को कैसे क्रैक किया जाए यह नहीं जानते, और यह सबके लिए एक यक्ष प्रश्न भी रहता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने यह तय किया कि परीक्षा जो क्रैक कर चुके हैं, जो परीक्षा के पथगामी रहे हैं, उनसे अच्छा मार्गदर्शन कोई और नहीं कर सकता। इसी उद्देश्य से इस वेबिनार का आयोजन किया गया और इस परीक्षा के पथगामी के रूप में हमारे बीच IRS ऑफिसर श्री सुरेंद्र मोहन जी मौजूद हैं। हम उनसे ही इस परीक्षा के बारे में जाने, क्योंकि वह इस परीक्षा के बारे में अच्छी तरह से न केवल जानते हैं, अपितु उस परीक्षा को क्रैक करके एक ऑफिसर के रूप में विद्यमान हैं, कार्य कर रहे हैं, अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। आप वर्तमान में ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स हैं और आपकी 2 पुस्तकें आ रही हैं, एक जुर्रत है और एक हौसलों की ऊंची उड़ान है। उसमें आपने अपने अनुभवों को अच्छी तरह से साझा किया है और आप इसके बारे में देख भी रहे हो। अब हम श्री सुरेंद्र मोहन जी को आमंत्रित करते हैं कि वह न केवल अपने अनुभवों को आपसे साझा करें, अपितु आपकी जिज्ञासाओं को भी शांत करने का प्रयास करें। श्री सुरेंद्र मोहन जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ, ठीक है, ओके। Thank you very much. First of all, let me take this occasion as proud privilege because Dr. R.K. Verma ji invited me. Sorry, any problem? Anyone? Are you able to hear me? Everybody? Dr. Saab, can you please confirm whether you are able to hear me? अब तक आवाज पहुंच रही है? कहीं किसी के पास? Yes sir. Okay. Yes sir. Oh, thank you very much. So I'm really thankful to Dr. R.K. Verma ji for providing me this opportunity to interact with the aspirants. And as you know, that civil services exam is very close to my heart. And what Dr. Saab has told that it's somehow exaggerated. So I'm not that intelligent. Thanks a lot डॉक्टर साहब फॉर योर काइंड वर्ड। अब मैं हिंदी में आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं जो ऐसा जुड़े हुए हैं वो हिंदी भाषी बेल्ट से हैं और बहुतों का माध्यम भी हिंदी होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी बात हिंदी में कहूं ताकि आप लोगों तक मेरा जो भी संदेश है वो बेहतर तरीके से पहुंचे। तो डॉक्टर ने सिविल सर्विस के बारे में आप लोगों को दिया है। इसमें 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक, फिर मेन परीक्षा, उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसको हम लोग इंटरव्यू भी बोलते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि सिविल सर्विसेज परीक्षा के बारे में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं एस्पिरेंट्स के मस्तिष्क में, दिमाग में, और वो उन डाउट से काफी समय तक संघर्ष करते रहते हैं और संघर्ष करने के बाद अपने अनुभवों के आधार पर वो सीखते हैं और तब अपने उनके डाउट्स का निस्तारण होता है। अगर किसी के पास डॉक्टर वर्मा जैसे विलक्षण व्यक्तित्व का सहारा है या आप उनसे प्रेरणा ले रहे हैं या आप उनसे ज्ञान ले रहे हैं तो अलग बात है।
वरना मुझे इस चीज को अपने डाउट्स को दूर करने के लिए बहुत सारी कोशिश खुद से करनी पड़ी, इसलिए मैं उन डाउट्स को लेकर आया हूँ। तो जो सबसे बड़ा डाउट सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है वो है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा एक बहुत कठिन परीक्षा है। आप मेरी बात गांठ से बांध लें, ये सरासर गलत है। सिविल सर्विसेज परीक्षा बिल्कुल भी एक कठिन परीक्षा नहीं है। अगर आपके पास सही एप्टीट्यूड है, अगर आपके पास संघर्ष करने और मेहनत करने की क्षमता है, अगर आप मेहनत कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये परीक्षा बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके कुछ कारण हैं, और मैं आपको बाद में गिनाऊंगा भी। हम क्यों कहते हैं सिविल सर्विस परीक्षा कठिन है? क्योंकि करीब 5 से 7 लाख लोग बैठते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, और जो फाइनल लिस्ट में लोग आते हैं वो मुश्किल से 1000 या 1200 के आसपास होते हैं। इस आधार पर माने कि सक्सेस रेट बहुत कम है, 0.01% और समथिंग लाइक दिस। बट सच्चाई ये है कि उनमें से ज्यादातर जो प्रतिभागी होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सीरियस नहीं होते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा कराने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स को बाहर कर दिया जाए। और हालांकि इसकी वजह से बहुत से सीरियस एस्पिरेंट्स भी बाहर होते हैं कभी, लेकिन ये प्रीलिम्स का एग्जाम एक छलनी की तरह होता है। जैसे आप घर में आटा छानते हैं, उसी तरह वो छानकर अब बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स को मेंस पे ले जाती। अब मैं क्यों कह रहा हूँ परीक्षा कठिन परीक्षा नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो चाहे पीसी का एग्जाम हो, जीएस के 4 पेपर होते हैं। अगर हम इथिक्स का पेपर छोड़ दें तो पहले 3 पेपर जो होते हैं, अगर आप उन तीनों पेपर को पूरा कर लेते अगर आप उन तीनों पेपर को एग्जाम में पूरा कर लेते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, कोई भी प्रश्न छूटते नहीं है, तो आप मेरी बात मान लें कि आप उन 1/4 लोगों में आ जाते हैं। और 3/4 से आप अलग, 3/4 बाहर हो जाते हैं, आप उन 1/4 में आ जाते हैं जिनके सिलेक्शन का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं केवल जीएस के 3 पेपर पूरे करने से एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन का आधार जीएस नहीं है। जीएस के पहले 3 पेपर आपके सिलेक्शन का आधार नहीं है। तो अगर आप इनको पूरा कर लेते हैं तो आप जीएस में 1/4 लोगों के, टॉप 1/4 लोगों के बीच में आ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एग्जाम कठिन नहीं, बहुत आसान सी चुनौती है कि आप उन 3 पेपर्स को पूरी तरह से, आपकी राइटिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप उनको पूरा कर लें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी लोगों के मन में भ्रांति होती है वो ये है कि बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी। सरासर गलत बात है ये। बिल्कुल बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है। आपको हर विषय की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद एक रेफरेंस बुक पढ़नी है। अगर आप बिपिन चंद्रा की द्वारा लिखित एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको एक किताब और भी पढ़नी है, चाहे वो आप शेखर बंदोपाध्याय पढ़ लें, चाहे वो आप इशिता दुबे बनर्जी पढ़ लें, या कोई भी अन्य किताब पढ़ लें, इवन बिपिन चंद्रा ही पढ़ लें, ये पर्याप्त है। और इसी तरह सबके साथ है। जैसे आप इकोनॉमी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इकोनॉमी के जब आप प्रिपरेशन करें तो आप एनसीईआरटी के अलावा आप साथ में रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, आप साथ में श्री राम की किताब पढ़ सकते हैं, आप डॉक्टर वर्मा के द्वारा लिखित किताब भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी किताब लिखी है, और इतिहास पर तो बहुत विलक्षण किताबें लिखी हैं। तो आपको केवल एक रेफरेंस बुक पढ़नी होती है के ऊपर। और जो लोग कहते हैं कि वो सूरज के नीचे, एनीथिंग अंडर सन वी हैव टू स्टडी, हमको सब कुछ पढ़ना पड़ता है जो सूरज के नीचे है, बिल्कुल भी बकवास बात है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो ये भ्रांति भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक और लोग बहुत मानते हैं कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में केवल आईआईटीएंस और बहुत टॉप इंस्टीट्यूट्स के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, या जेएनयू से पढ़ा हो, डीयू से पढ़ा हो, वही सिलेक्ट होते हैं। जब मैं एस्पिरेंट था तो मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब मैं सेवा में गया और जब मैंने ट्रेनिंग की, पता चला कि यूपीएससी बहुत बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और वो हेट्रोजेनस बैच सेलेक्ट करती है। मतलब आपको हर पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा वहां मिलेगा, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ बच्चा ट्रेनिंग में मिलेगा, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई का पढ़ा हुआ बच्चा भी मिलेगा। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन इग्नू जैसे जगह से किया है, और उन्होंने, उनका कोई कॉलेज नहीं था जहां से वो ग्रेजुएशन कर पाते, स्नातक हो पाते, इसलिए उन्होंने इग्नू जैसे लोगों जगह से ग्रेजुएशन किया, पत्राचार से किया, और वो भी सिलेक्ट हुए। तो जब आप चयनित हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि बैचेज में बहुत हेट्रोजेनिटी होती है, और हर पृष्ठभूमि का बच्चा आता है, चाहे वो शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नॉर्मल बीए हो, चाहे वो एमए हो, चाहे वो बी फार्मा हो, चाहे वो बीडीएस हो, आपको हर तरह के लोग वहां पर मिलेंगे। तो ये भी बात एक बहुत खराब है।
और पूरी तरह से भ्रांतिपूर्ण है। अगली बात है कि हम सोचते हैं अरे मैं तो बीए हूँ, वो भी कालीचरण कॉलेज से हूँ, या कोई ऐसे थर्ड ग्रेड कॉलेज से हूँ जिसको यूनिवर्सिटी जिनकी मार्किंग ही 80% से शुरू करती है, 100 में से नंबर ही नहीं देती है, 80 में से शुरू करती है उनकी नंबरिंग। ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है हमारे यहाँ। इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरी बात फिर से गांठ बांध ले, मैं आपका केवल मतलब मन बहलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने देखी है। क्योंकि सारे एस्पिरेंट्स वो चीजें नहीं देख पाते हैं जो एक चयनित अभ्यर्थी देख पाता है। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमको पता चलता है कि जैसा हम एज ए एस्पिरेंट सोचते थे उसमें सच्चाई उतनी नहीं है। और यूपीएससी को हम हर चीज के लिए उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, लेकिन यूपीएससी एक बहुत बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूँ। आप कहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, मैं तो गांव से पढ़ा हूँ, 5वीं के बाद मैंने 6ठी में इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मेरा कॉलेज तो ऐसा था कि मैं केवल गेस्ट पेपर पढ़ के पास हो जाता था, और कभी मैंने किसी चीज की कोई पुस्तक खरीदी नहीं। कोई बात नहीं है, अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से भी आते हैं तब भी आपके पास, अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है, तो उन चीजों का कोई महत्व नहीं है। और चाहे आपके पास आईआईटी की इंजीनियरिंग डिग्री हो, चाहे एक आपके पास बहुत खराब कॉलेज की बीए डिग्री हो, आप मेरी बात का यकीन मानिए, वो दोनों सिर्फ एक कागज हैं। आप उनको फाड़िए मत, क्योंकि आपको इंटरव्यू के समय दिखाना पड़ेगा उनको यूपीएससी में, लेकिन आप उनको दोबारा कभी मत देखिए। उसका कारण ये है कि उन चीजों की यूपीएससी में कोई भी वैल्यू नहीं है। सारे आईआईटीएन भी सिलेक्ट नहीं होते और सारे बीए वाले एस्पिरेंट भी सिलेक्ट नहीं होते। तो अब मुद्दा यहाँ पर यह उठता है, फिर सिलेक्शन या चयन होने के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक पर्पज होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। आप बिना उद्देश्य के आएंगे तो आप मान लीजिए कि आप पहले से ही बिना लड़े लड़ाई के बाहर हैं। तो उद्देश्य, अब उद्देश्य आपका क्या होगा, आईएएस बनना। ये उद्देश्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुद्दा ये है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। जब आप पढ़ें तो आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, आपको अंदर से मजा आना चाहिए कि वाह आज तो हमने क्या आप चीज पढ़ ली, मजा आ गया। जब आप तैयारी में उतरते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी एक सागर की तरह है और आप एक बोतल की तरह होते हैं, और वो बोतल लहरों में थपेड़े खाती हुई इधर उधर घूम रहते हैं, और सारी बोतलें उस सागर को पार करके उस तरफ नहीं जाती जहां पर वो जाना चाहती हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी मेहनत की एक नाव बनानी पड़ेगी, और वो कैसे करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। अगर आप में डेडिकेशन और हार्ड वर्क करने की एबिलिटी नहीं है, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं कर सकते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस परीक्षा के लिए बैठे ही ना, सोचें ही ना, क्योंकि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और ये इस परीक्षा की सबसे अच्छी बात है कि जिसने इस परीक्षा की तैयारी के लिए में मेहनत की, अपना 100% दिया, वो बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। और जिसने मेहनत करने से अपना मन चुराया, तो आप मान लीजिए कि आपको ये प्लासी की लड़ाई है, जहां पर क्लाइव ऐसे ही मैदान मार ले जाएंगे और आपकी सेना खड़ी रह जाएगी। तो अगर आप मेहनत करने से डरते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना समय खराब ना करें, और आप बाकी जो भी आपकी लाइफ में और चीजें आपने सोच रखी हैं वो आप करें। अगली बात है कि आपको किताबों में मजा आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मैंने तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और मैं तैयारी चाहता हूँ, मुझे बताइए कि आप बताइए मैं क्या किताबें पढूं। तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ कि भैया सबसे पहले तो एक काम करो कि एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, कोई अच्छा सा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैं हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, अगर टाइम परमिट करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दे पाऊँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप सबसे पहले एक समाचार पत्र पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छा, और उसके अलावा अच्छी किताबें पढ़िए। आप सीधे जो है एनसीईआरटी और आप सीधे लक्ष्मीकांत ये सब पर मत जाइए अगर आपके पास समय है, क्योंकि आप पढ़ेंगे भी तो आपका ये उत्साह कुछ दिन का रहेगा। इससे अच्छा है कि आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, जैसे एवरीवन लव्स ए गुड ड्रॉट बाय पी साईनाथ, सेपियंस युवाल नोआ हरारी, इस तरह की बेस्ट सेलर पढ़ें। इनको पढ़ने से आपका फायदा क्या होगा कि आपका मस्तिष्क खुलेगा, आप थोड़ा बेहतर बड़े लेवल पर सोच पाएंगे, और आपकी वोकैबुलरी जो है, शब्द भंडार आपका जो है वो मजबूत होगा, जो इस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पहले दिन से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने लगेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उनको भी पढ़ें, लेकिन साथ में आप कुछ जो बेस्ट सेलर किताबें हैं जो बहुत ही ज्यादा पसंद की गई हैं इंटरनेशनल लेवल पर, आप उनको पढ़ें साथ में। इससे आपका मस्तिष्क खुलेगा। कंटिन्यूटी इज ए की फॉर दिस एग्जाम। अगर आप में निरंतरता नहीं है तो आप इस चीज की तैयारी ना करें। आप अगर ऐसे छात्र हैं जो एक हफ्ता पढ़ता है
फिर सोचता है बहुत पढ़ लिया, अब 2 दिन में आराम करूंगा, या घर का कोई काम हो गया, घर में शादी है, चाचा की लड़की की शादी है, मामा के लड़के की शादी है, और फिर वो हफ्ते भर उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी। ये परीक्षा आपके लिए नहीं है। जब भी आपकी कंटिन्यूटी टूटती है तो आप 1-2 दिन नहीं, महीनों पीछे चले जाते हैं। तो आप कुछ छोड़ दीजिए, सारी शादी बारात छोड़ दीजिए, डीजे भांगड़ा छोड़ दीजिए, और आपका फोकस अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। आप 8 ही जगह 6 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। आपने एक हफ्ते पढ़ाई की, फिर आपने 2 दिन पढ़ा ही नहीं, या एक दिन पढ़ा फिर अगले दिन आपने पढ़ा ही नहीं। ये चीज इस एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा घातक है और खतरनाक है। अगर आप घर में रह के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी दूसरे शहर जाइए, कमरा लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कंटिन्यूटी, निरंतरता बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। एक दिन भी अगर आपने मिस किया तो वो नुकसान एक दिन का नहीं है, वो हफ्तों का नुकसान है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे, और जो चीज आपको पढ़नी थी वो तो आपने पढ़ी नहीं। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। अगली बात मैं क्यों कहता हूं कि आप कुछ बेस्ट सेलर किताबें पढ़ें, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, वो उसका कारण ये है कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि जब मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा तब मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। लेकिन आप ये बात मानिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जिसके आपको हर दिन हर पल उस चीज से गुजरना पड़ता है। अगर आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि मैं 1 महीने का समय जो इंटरव्यू से पहले मिलेगा उसमें मैं कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप वहां पर 120, 130, 140 नंबर लेके आ जाएंगे, जहां जो आप 200 ला सकते हैं। और जो आपका इंटरव्यू होता है वो की होता है सिलेक्शन के लिए। आप कट ऑफ पर हैं, आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिल गए, आप सीधा आईएएस बन जाते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी तैयारी के पहले दिन से शुरू हो जानी चाहिए। उसके लिए आप अपने बिहेवियर को देखें, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सही करें, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, शब्द भंडार बढ़ाएं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करें, और वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रांग करें, अपनी ग्रामर को सही करें, जो भी आपका माध्यम है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। आप इन चीजों को करें, इन पर मेहनत करें पहले दिन से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बात है कि आपको किताबों को इंजॉय करना है। अगर आपको एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको सेरिडान खानी पड़ रही है, तो आप इस परीक्षा के लिए नहीं बने हैं। आप किसी एक विशेष विषय में आपको मजा नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है, सबके साथ होता है। हमारा इंटरेस्ट हर चीज में नहीं होता है। कोई बीए का है तो उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतनी समझ में नहीं आएगी, कोई इंजीनियरिंग से आया तो हो सकता है उसको इकोनॉमिक्स उतनी समझ में ना आए, ये ठीक है। लेकिन आपको उसको एंजॉय करना है, और आप किसी भी विषय को तभी आप उसका आनंद ले पाएंगे जब आप उसके व्यवहारिक पक्ष पे जाएंगे। आपने जीडीपी की डिफिनेशन पढ़ ली, उसको रट लिया, आपको उस चीज में कोई आनंद नहीं आएगा। जब आप ये देखेंगे न्यूज़पेपर में कि जीडीपी कैसे कम हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, तब आपको उसमें आनंद आएगा। तो आपको विषय के व्यवहारिक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तभी आप उस विषय का आनंद उठा पाएंगे। अन्यथा अगर आप थ्योरी में रहेंगे तो आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी को भी ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं जिनका व्यवहारिक पक्ष बहुत स्ट्रांग हो किसी भी विषय को लेकर। अगर आप व्यवहारिक नहीं है, आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ये मेरा सालों का अनुभव है, मेरे दोस्तों का अनुभव है, हमने लंबे लंबे डिस्कशन किए हैं, उनका अनुभव है। आपको अपने किसी विषय के व्यवहारिक पक्ष को मजबूत करना पड़ेगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप व्यवहारिक पक्ष को जानते हैं, थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ मर्ज करते हैं, और वो चीज ही आपको आपकी नैया पार कराती है सिविल सर्विसेज एग्जाम की। ओपन माइंडनेस बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। अगर आपका माइंड ओपन नहीं है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और केवल आप इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रहे हैं, आप उसके सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स नहीं देख पा रहे हैं, तो आप कूप मंडूक की भांति तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी आपको ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगी। तो ओपन माइंडनेस बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई चीज पढ़ ली है, उस पर मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है। आपने 1 घंटे कोई चीज पढ़ ली, फिर आप उस पर 1 घंटे मनन और चिंतन करें। आप खाना खा रहे हैं, आप बाथरूम जा रहे हैं, आप उस चीज के बारे में सोचें, उस चीज को सोचें कि हम कैसे। न्यूटन ने जब देखा कि एक सेब जमीन पर गिरा, तो उन्होंने उससे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। आपको वही चीज करनी है कि आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सीधे सेब के गिरने पर पहुंचना है, क्योंकि सेब का गिरना एक व्यवहारिक पक्ष था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थ्योरी है, आपको थ्योरी से प्रैक्टिस
पर आना है, आपको न्यूटन से बिल्कुल उल्टा करना है। तो वो चीज आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगली जो चीज इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी राइटिंग स्पीड। अगर आप अपने पेपर नहीं कंप्लीट कर पाइएगा मेंस में, आप सिलेक्शन भूल जाइए। अगर आप 3 घंटे में 4,500 शब्द नहीं लिख पा रहे हैं तो आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए, अपने घर वापस चले जाइए, माता पिता का पैसा खराब मत कीजिए। क्योंकि आप एक क्वेश्चन भी छोड़ के आएंगे, आप मान लीजिए कि आप लिस्ट से बाहर होने वाले हैं, चाहे वो आप इंटरव्यू स्टेज पर हो जाए, चाहे मेंस स्टेज पर हो जाए, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के आएंगे, आप बाहर हैं। क्योंकि वहां पर लोग ऐसे हैं जो सारे के सारे करके आएंगे, और जब वो सारे के सारे प्रश्न जनरल जनरल स्टडीज में के चारों पेपर में या ऑप्शनल में या इससे में करके आएंगे, तो आप उनके सामने कहीं नहीं ठहरेंगे। तो आपकी राइटिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने आज से एनसीईआरटी शुरू की और बहुत सारे टॉपर्स आपसे कहते हैं कि आपको आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और आपने पहले दिन से आंसर लिखने शुरू कर दिए, हफ्ते भर लिखे। मेरे पास बहुत सारे आंसर फेसबुक पर आते हैं, मैं उनको रिव्यू भी करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो भी आंसर लिखते हैं वो हफ्ते भर लिखते हैं, फिर उसके बाद वो उस चीज को बंद कर देते हैं, आपका इंटरेस्ट खोने लगता है। तो आप पहले दिन से आंसर ना जाएं, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करते रहें ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे। हम करते हैं कि आप पढ़ते रहते हैं, लिखते कभी है नहीं, सीधे एग्जामिनेशन हॉल में लिखने जाते हैं। हमको पता नहीं होता है कि हम पेपर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और आखिरी में पता चलता है कि हमारे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट गए। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन आंसर राइटिंग जब तक आपके पास पर्याप्त ज्ञान ना हो जाए उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है और आप आंसर राइटिंग जाएंगे लिखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक फायदा होगा कि आपकी राइटिंग स्पीड बन जाएगी, लेकिन उन उत्तरों का कोई भी महत्व नहीं है। जब आप एक बार उस विषय वस्तु से पूरी तरह से वाकिफ हो जाएं, जब आप उस विषय वस्तु को पूरी तरह पढ़ लें, उसका व्यवहारिक पहचान लें, तब आंसर राइटिंग करना जरूरी है। प्री और मेंस के बीच में आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, और उसमें कोई भी संदेह नहीं है। उससे पहले करते हैं वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन बिना पर्याप्त ज्ञान के आंसर राइटिंग का कोई भी खास मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी की तैयारी उस सागर में पड़ी बोतल की तरह, आप बोतल हैं, सागर की लहर आती है, आपको इधर से उधर करती रहती है, आप बीच सागर में घूमते रहते हैं, और आप कभी वो बोतल कभी पार नहीं कर पाते। उसके लिए आपको एक नाव की जरूरत है। नाव कैसी होगी? आपको यूपीएससी अगर पास करना है मेंस में, मेरा बेसिक फोकस मेंस पर है, प्री की कोई तैयारी नहीं होती, मैं मानता हूं, उसके लिए आपको अपने से मेहनत करनी पड़ती है। मेंस में जरूर अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको यूपीएससी मेंस पास करना है तो आपको 3 अप्रोचेज अपने दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, और अगर आप उन 3 अप्रोचेज में अपने आप को पारंगत कर लेते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप उन 3 अप्रोचेज में पारंगत नहीं होते हैं तो मैं ये भी दावे के साथ कहता हूं कि आप अंदर जा नहीं पाएंगे। तो जो सबसे पहली अप्रोच है वो एनालिटिकल अप्रोच है। आपको एनालिसिस करना होगा हर उत्तर का, हर विषय वस्तु का, हर पुस्तक में आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, आपको उसको एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन तो नहीं, लेकिन एनालिसिस का मतलब ये होता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, हम वो पढ़ें जो चीज वहां पर लिखी नहीं है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब 2 लाइनें पढ़ ली, उसके बीच में क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, वो हमको पता होना चाहिए। दूसरा, एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम चीजों को लिंक कर पाए। चीजों को लिंक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको यूपीएससी में चीजों को लिंक, एनालिटिकल अप्रोच के साथ साथ चीजों को लिंक करना नहीं आएगा, आप प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे पाएंगे, और आपको वही नंबर मिलेंगे जो मीगर से होंगे। पता चला कि आपको 250 में 80 मिल रहे हैं, 70 मिल रहे हैं, 60 मिल रहे हैं, कभी कभी उससे भी कम मिल रहे हैं, जब तक आप इस एनालिटिकल अप्रोच को अपनी दिमाग में नहीं लाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि इन चीजों को समझाना बिना उदाहरण के बड़ा मुश्किल होता है। अभी आप अगर 2020 का मेंस का पेपर देखें तो उसमें जीएस पेपर 1 में मेन में कर्जन पर एक क्वेश्चन आया था मॉडर्न हिस्ट्री से। आपने कर्जन को बहुत जगह पढ़ा है, बंगाल विभाजन पढ़ा है आपने, कर्जन ने क्या किया, कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में की स्थापना करके क्या क्या किया, वो आपने बहुत कुछ पढ़ा है। लेकिन जब आप उस चीजों को लिख के आएंगे, आपके नंबर नहीं आएंगे। कारण क्या है? क्योंकि आपने बेसिक अप्रोच आपकी एनालिटिकल नहीं है। एनालिटिकल क्यों नहीं है उसका कारण है, देखिए, अगर आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उनकी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके 3 चरण माने जाते हैं बेसिकली। 1772 से 1813 उसको हम मर्केंटाइल इंपीरियलिज्म कहते हैं। 1813 से 1857-58 के आसपास को हम लेसे फेयर कहते हैं, और उसके बाद के हम उसको कैपिटल इंपीरियलिज्म कहते हैं या इन्वेस्टमेंट इंपीरियलिज्म कहते हैं। जो भी गवर्नर जनरल हिंदुस्तान आया है
उसने ब्रिटिश की इस ब्रॉड पॉलिसी के अंतर्गत ही सारे एक्शन किए हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल हवा में काम नहीं करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे जो कहती थी वही करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोटी मोटी ये 3 पॉलिसी हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नर जनरल के बारे में कुछ भी लिखना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको इन 3 फेसेस से जोड़ना पड़ेगा कि वो गवर्नर जनरल इन 3 फेसेस में किस फेज में पड़ता है। कर्जन अगर 1900 के आसपास, 1905 के आसपास से इंडिया में थे, तो आपको मतलब समझ में आ गई बात कि ये आदमी जो है तीसरे फेज में आया था। तो वो ऐसा काम करेगा जहां पर इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न मिले। मैं इतिहास का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर मुझसे कोई फैक्चुअल मिस्टेक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आपको उन चीजों को वहां से लिंक करना पड़ेगा। अगर आप उन चीजों को वहां से लिंक नहीं करेंगे तो आपके उत्तर में वो बात नहीं आएगी जो प्रश्न की डिमांड है, जो प्रश्न की आवश्यकता है, आप वो उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है और एनालिसिस करनी है। अभी आखिरी सप्ताह मतलब पिछले शनिवार को मैं एक मॉक इंटरव्यू पैनल में था, जो सिविल सर्विसेज का इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं। हम लोग उनका उनका मॉक इंटरव्यू ले रहे थे, मैं उस पैनल में था। एक लड़का था जो इतिहास विषय से, जिसने मेंस की परीक्षा पास की है। मैंने उससे पूछा कि आपका ऑप्शनल इतिहास है? तो उसने कहा, तो मैंने उनसे कहा कि कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट राइट माइंडफुलनेस विच बुद्धा टोल्ड, कि मतलब राइट माइंडफुलनेस मतलब मेरे ख्याल से सम्यक स्मृति हिंदी में शायद, जहां तक। अब उन्होंने मुझसे बोला कि सर विपास्य ना। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे सिर्फ उतना बताओ जो बुद्धा ने बोला था, हम उसकी प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे। उसने कहा सर सॉरी, मुझे नहीं याद है। अगर आपने बुद्धा को पढ़ा है और आप राइट माइंडफुलनेस को 100 वर्ड्स में नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपके पास एनालिटिकल अप्रोच नहीं है, अगर आप इतिहास के छात्र हैं, खासकर अगर आपका वैकल्पिक विषय इतिहास है। इसी तरह एक और छात्र से मैंने पूछा, जो उनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर था, और ही वाज बेस्ट इन द दैट पर्टिकुलर बैच। 5 लोगों के इंटरव्यू में ही वाज बेस्ट। मैंने उससे पूछा, बताइए फिनांस कमीशन जैसे आजकल काम कर रहा है, इट इज अगेंस्ट द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने फिनांस कमीशन को और को मतलब उसको बचाना शुरू किया, उसका बचाव करना शुरू किया। तो बाद में मैंने उनको समझाया कि देखिए, जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेज होती हैं, जो सेंटर और स्टेट में डिवाइड होती हैं, तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर वो बिटवीन स्टेट्स, एक तो उनका स्टेट्स का शेयर डिसाइड होता है, फिर बिटवीन स्टेट्स भी डिसाइड होता है। तो अगर आप उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि बिहार जितना कंट्रीब्यूट करता है उससे दुगना उसको मिलता है रिसोर्सेज। यूपी जितना कंट्रीब्यूट करता है उसके करीब 7 गुना मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि साउदर्न स्टेट क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं नॉर्दर्न स्टेट्स को, क्योंकि 70% रेवेन्यू आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात से आता है, और तमिलनाडु अगर आप जोड़ लें 70%। तो ये स्टेट्स लगभग होल इंडिया को सब्सिडी दे रहे हैं, उन स्टेट्स को, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को, विच इज। और अगर आप पॉलिटिकल रियाल में इस चीज को देखें, तो नॉर्थ में पॉलिटिकल पावर सेंट्रलाइज है। और जब हम सेंसस बदलेंगे, जो अभी तक 1971 है, जब हम इसको 1931 वाला करेंगे 2026 के बाद, समस्या आएगी कि नॉर्थ में सीटें बढ़ जाएंगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई और साउथ में पॉपुलेशन कम है। तो जब तक आप इस तरह की एनालिटिकल अप्रोच अपनी पढ़ाई में नहीं लाएंगे, तब तक आपके लिए ये परीक्षा दूर की कौड़ी रहेगी। तो और ये एनालिटिकल अप्रोच आपको कोई कोचिंग नहीं दे पाएगी। कोचिंग में कुछ अच्छे लोग हैं, जैसे डॉक्टर वर्मा है हमारे पास, मैंने इनसे इतिहास पढ़ा है, ये मेरे गुरु हैं इस मामले में। तो इनकी अप्रोच अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो ये कुकुरमुत्तों की तरफ कोचिंग उगाई हैं, जिनके पास आप जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ा देंगे, उनके पास आप पहले देख लीजिए ये अप्रोच है कि नहीं। मैं कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूं, आप बिल्कुल कोचिंग करिए अगर आपके पैसे हैं, लेकिन आप देख लीजिए क्या वो आपको ये अप्रोच दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं, एनालिटिकल अप्रोच अगर नहीं है आपके पास, तो आपके लिए सफलता बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरी अप्रोच जो आपको चाहिए एनालिटिकल के बाद, वो है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। हम करते क्या है कि हम स्कूल के समय से हम चीजों को साइलोज में देखते हैं, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में देखते हैं, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ है। यूपीएससी इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। यूपीएससी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करता है। घटना कोई भी हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो, चाहे वो वुमेन पर आपको लिखना हो, आपको सारे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लाना पड़ेगा। उसका, उस समस्या का सोशल एस्पेक्ट क्या है, उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है, उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। जीएस के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, उसके अलावा गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, जितने एस्पेक्ट आप उससे निकाल सकते हैं, आप मेंस में हर एस्पेक्ट पर एक एक लाइन लिखाइए।
मैं गारंटी देता हूं कि आपके बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप में ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है, आपने केवल इसका सोशल एस्पेक्ट डिफाइन कर दिया क्योंकि वुमेन की बात है, आप समझ लीजिए आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि या वो आपसे पूछे कि इसका सोशल एस्पेक्ट केवल बताइए, तब आप बताइए, उसके बाद भी आपको थोड़े थोड़े दूसरे अप्रोचेज उसको बताने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा है और आपने केवल सोशल एस्पेक्ट उसमें डाल दिया क्योंकि बात वुमेन की चल रही है, महिलाओं की चल रही है, तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। और ये अप्रोच लानी आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये अप्रोच हम कैसे ला सकते हैं? देखिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जो भी बताऊं उसको प्रैक्टिकल बताऊं, थ्योरी ना बताऊं। ये अप्रोच लाने के लिए आप सिंपल एक काम करिए, आप हर विषय की एनसीईआरटी उठा लीजिए, एनसीईआरटी की इंडेक्स में चले जाइए, जितनी चीजें लिखी हैं आपने इकोनॉमी की एनसीईआरटी उठा ली, उसमें जीडीपी हो, उसमें एग्रीकल्चर होगा, उसमें इंडस्ट्री होगा, उसमें सर्विसेज होगा, बाकी चीजें होंगी। जो प्रश्न अगर आपको इकोनॉमिक अप्रोच पर पूछ रहा है तो आप उन चीजों पर एक एक लाइन लिखाइए, आपका काम हो जाएगा। सोसालॉजी की आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, किनशिप होगा, मैरिज होगा, और उसके अलावा सोशल प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी इंडेक्स में है, जितना आप जहां तक पॉसिबल हो एक एक लाइन सब पर लिखाइए। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का बहुत अच्छे से आइडिया है, आपका अप्रोच ब्रॉड है। जो मैंने पहले बात की, आपका अप्रोच बहुत ब्रॉड होना चाहिए, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो इन चीजों को, इन दो अप्रोचेज को आपको बहुत ध्यान में रखना है। एक तीसरी अप्रोच जो हमारे समय में तो नहीं थी, लेकिन अब मैं यूपीएससी के एग्जाम में उस अप्रोच को देख रहा हूं, वो है ग्लोबल टू लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आपकी महिलाओं पर क्या है, ये ग्लोबल टू लोकल चीज हो गई, का एक एग्जांपल हो गया। और आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का क्या इफेक्ट पड़ा है ग्लोबल लेवल पर, ये लोकल टू ग्लोबल हो गया। हमारे नरेगा स्कीम को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बहुत सराहा कुछ समय पहले। ये लोकल टू ग्लोबल का एक एग्जांपल है। और आप अगर जीएस का पेपर 1 मेंस का देखेंगे यूपीएससी का, तो आप पाएंगे कि वहां पर एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी में सब कुछ आ गया, वुमेन आ गई, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी आ गया, चिल्ड्रन आ गए, मेल आ गए, सब कुछ आ गया। आपको वो ग्लोबल टू लोकल अप्रोच अपनी राइटिंग में लानी है और आपको वो चीज वहां पर लिखनी है। तो ये 3 अप्रोच की अगर आप एक नाव बना लेंगे, एनालिटिकल अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और ग्लोबल टू लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, तो आप बहुत आसानी से उस समुद्र को पार कर जाएंगे और उस तरफ चले जाएंगे जहां आपको जाना है। लेकिन जब तक आप इन चीजों को डेवलप नहीं करेंगे, आपके लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा मुश्किल ही रहेगी और आपको वो फ्रस्ट्रेशन ही देगी। अब आप खुद ही सोचिए कि हर आदमी सेम किताब पढ़ता है, सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सभी लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, सभी लोग रमेश सिंह पढ़ते हैं, केवल कुछ लोग का ही सिलेक्शन क्यों होता है? दूसरी बात है, आप अच्छी से अच्छी कोचिंग ले लीजिए, वाजीराम एंड रावी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हजारों लोग पढ़ते हैं, क्या सारे सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं। तो केवल कोचिंग या केवल किताबों से नहीं होगा, आपको अपनी अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप उस अप्रोच को डेवलप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप सेल थ्रू हो जाएंगे। अगर आप उस अप्रोच को डेवलप नहीं कर पाते हैं तो आपको मुसीबत होने वाली है, आपको असुविधा होने वाली है, और आपको इस बात को सोच के रखना होगा। अब अगली बात मैं कहता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जीएस 1, 2, 3 पेपर में पूरे पूरे क्वेश्चन कराते हैं और जो मैंने अप्रोच बताया उससे कराते हैं, तो सोने पर सुहागा। लेकिन अगर आप कर भी आते हैं तो आप 1/4 लोगों में जीएस में आ जाते हैं। लेकिन जीएस के पेपर 1, 2, 3 आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं कराते यूपीएससी में। गांठ बांध लीजिए मेरी बात। आपको देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का रेशियो क्या है। जीएस का पेपर 1, 2, 3 आपका कभी सिलेक्शन नहीं कराता। आपका सिलेक्शन 3 चीजें यूपीएससी में कराती हैं। पहली चीज जो आपका ऑप्शनल, दूसरी चीज मैं इससे, थोड़ा तीसरी इंटरप्ट चीज करूंगा जी। अभी हम लोग डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर से आप लोग री लॉग इन कर लीजिएगा। कंटिन्यू। क्या 40 मिनट हो गए हैं क्या डॉक्टर साहब? हाँ। ओके 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 ओके। तो अभी हाँ डिस्कनेक्ट हो जाए फिर लॉग इन कर लीजिएगा। ओके, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो अब आपको मेन फोकस आपको ऑप्शनल पर देना है, जीएस 4 पर देना है, दैट इज इथिक्स, और एसए पर देना है। एसए आपको हफ्ते में एक लिखना ही लिखना है, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आप एसए लिखिए और जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपकी अप्रोच बेहतर होती जाएगी।